राकेश टिकैत जी, बहुत बड़ी रिपोर्ट जो पेश की गई उसमें कहा गया है कि 85% किसान संगठन इन कृषि कानूनों के समर्थन में थे, उन्हें बरगलाया गया। तो फिर आंदोलन किस लिए था? ये जब समर्थन में थे तो आंदोलन किस लिए था? ये 13 महीने तक सरकारें क्या कर रही थी? 13 महीने तक सरकारों की समझ में नहीं आया। अरे रिपोर्ट में क्या आना था वो तो आने से पहले पता था क्या आना था। इतनी देर क्यों करती थी इसको आने में? इसको सार्वजनिक कर देना चाहिए था उसी टाइम पे। ये पूर्ण रूप से चमकीली कोठियों में बनी हुई रिपोर्टें हैं। ये देश को कभी भी मंजूर नहीं है। क्यों कोर्ट को भी, उसको भी और कमेटी के नाम को भी बदनाम करते हैं? जी, लेकिन राकेश टिकैत जी, ये कहा गया कि जो कमेटी तैयार की गई उसमें अलग अलग किसान संगठनों से बात हुई और 73 में से 61 किसान संगठनों को कृषि कानून पसंद थे, लेकिन चुनिंदा ऐसे नेता थे जिन्होंने जो विरोध कर रहे थे, जो राजनीति कर रहे थे, ये आरोप लगाए। अजय राजनीति कर रहे, ये आरोप भाई किसको पसंद थे ये तो बता दो ना, किसको पसंद थे वो बता दो, किसको पसंद है? सार्वजनिक कर दो उनके नाम, किन किन को पसंद है। राकेश जी, हमारे साथ में अनिल घनवत जी भी मौजूद हैं, अगर आप भी उनसे सवाल करना चाहते हैं। मैं चाहूंगी मेरे साथी गौरव भी उनके साथ में मौजूद है। अपनी रिपोर्ट दे दी, उन्होंने क्या सवाल करना है? उन्होंने दे दी अपनी रिपोर्ट, हमें क्या सवाल इनको करना? जी, रिपोर्ट तो सार्वजनिक कर दी ना राकेश जी। हमारा विरोध सुनो, हमारा विरोध था, प्रधानमंत्री ने मान ली, उन्होंने 3 कानून वापसी ले लिए। अब उसमें बहस कहेगी जो हमारा मुद्दा बिल्कुल खत्म होगा। हमारे राकेश टिकैत जी, अगर आप सुन पा रहे हो राकेश जी। नहीं सुन रहा मैं। राकेश जी, मैं गौरव बोल रहा हूं, आपसे कई बार मुलाकात हुई है। मैं अनिल घनवत जी मेरे साथ हैं। अनिल घनवत जी का कहना है कि तकरीबन 71 संगठन थे जिनसे उन लोगों ने मुलाकात की और 63 संगठनों ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जो पंजाब और हरियाणा में गेहूं का जो प्रोक्योरमेंट होता है, वो जो पीडीएस की जरूरत है, राशन की जरूरत है, उससे बहुत ज्यादा है और ऐसे में जरूरत से ज्यादा जो खेती हो रही है वो वाटर लेवल को डाउन ले जा रही है और साथ ही साथ वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन और फूड प्रोसेसिंग की ओर लोगों को नहीं ले जा रही और इतनी जरूरत नहीं जितना अनाज वहां पर गेहूं पैदा किया जा रहा है। अनिल घनवत जी भी मेरे साथ हैं। अनिल घनवत जी, राकेश टिकैत जी वो कह रहे हैं कि अगर कृषि बिल के को इतने ज्यादा लोग समर्थन करने वाले थे तो 13 महीनों तक आंदोलन क्यों चला? उसी टाइम रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक कर दी? अब इस बात को करने का क्या फायदा है? इसको आप उनको बताएं एक बार। हमें तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जितने टाइम में रिपोर्ट पेश करनी थी हमने दी। अब सार्वजनिक करना नहीं करना वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेवारी थी। 1 साल हो गए वो नहीं कर रहे, तो फिर मैंने ये कौन से किसान संगठन थे जो समर्थन कर रहे थे? सारे तो विरोध में थे। वो तो पूरी लिस्ट है वहां पर, आप देख लीजिए। 73 संगठन हमारे सामने आए थे, उसमें से 61 ने तो उसको सपोर्ट कर दिया था। कुछ लोगों ने सजेशंस के साथ सपोर्ट किया है और कुछ लोगों ने पूरी तरह से विरोध कर दिया है। हाँ राकेश जी बोलिए, राकेश जी बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि ये आज ही बात का पता चला है कि देश में अनाज ज्यादा पैदा हो रहा है। ये आज ही पता चला। 2007 में जब देश बाहर से अनाज खरीद रहा था, जब ये कहाँ चले गए थे सब लोग? उस टाइम के भी प्रधानमंत्री थे, उन्हें बुला के बातचीत करी थी कि देश में अनाज की पैदावार कैसे बढ़े। उस टाइम पे भी पानी नीचे जा रहा होगा, उस टाइम पे भी पंजाब और हरियाणा अनाज दे रहा होगा। बाहर से क्यों मंगा रहे थे? देखो पॉलिसी क्या है कि देश में पॉलिसी नहीं बन रही। देश में नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी बने, सब लोग बैठ कर उस पर बनाए। यहाँ पे कितना फूड की हमको जरूरत है वो मंत्रालय, उसमें कोई डिस्कशन हो ही नहीं रहा। कितना हमारे पोटैटो यहाँ पे चाहिए, कितना आलू चाहिए, कितनी फल और सब्जी चाहिए, वो जरूरत ही नहीं है। किसान लगा हुआ है, अगर उसको भाव जोन सा ठीक मिलता है वो उसी की तरफ चला जाता है। सरकारों की बहुत जिम्मेदारी है, कमेटी बने उसकी बहुत जिम्मेदारी है। ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी, ठीक है, रिपोर्ट का तो पता था हमें, भाई उसका क्या रिजल्ट आएगा, इनको रिपोर्ट यही देनी थी। राकेश जी मैं चाहूंगा अनिल जी जी बताओ।
राकेश जी, मैं अनिल जी से एक बार इस पे जवाब लेना चाहूंगा। राकेश जी कह रहे हैं कि 2007 में ऐसी स्थिति थी कि भारत बाहर से अनाज मंगा रहा था, और आज आप कह रहे हैं कि इतना ज्यादा अनाज पंजाब हरियाणा में हो रहा है, जल स्तर नीचे जा रहा है, हम बाहर से अनाज मंगा रहे थे। तो ये इसको लेकर कोई नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी की बात क्यों नहीं होती? सब कुछ बात होती है, क्या इसकी भी कोई चर्चा कमेटी में हुई है? बिल्कुल, हमारा तो यही प्रयास है कि हमारी कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी हो। हमारे कृषि प्रधान देश को कृषि नीति है नहीं है, ये तो हमारा दुर्भाग्य है। और हमारा ये जो भी चल रहा है वो तो देश की कृषि नीति बनने के लिए चल रहा है। कुछ तो ठोस नीति हो, नहीं तो कोई भी कभी भी एक्सपोर्ट बैन कर देता है। अब गेहूं के दाम बढ़ रहे हैं, शायद गेहूं पे भी एक्सपोर्ट बैन लग सकती है, स्टॉक लिमिट लग सकती है। तो कोई देश हमारे साथ व्यापार करेगा क्यों? ऑनियन के बारे में हर बार ऐसा होता है, प्याज जब दाम बढ़ने लगते हैं तो एक्सपोर्ट बैन की जाती है, और जब अभी 2 रुपये किलो बिक रहा है तो कोई हमारे तब देखता नहीं। तो कुछ तो कृषि नीति हो। अनिल जी, राकेश जी क्योंकि सुनने, क्या सीमांत किसान, छोटे किसान जो थे, उससे उनको नुकसान हुआ इस कृषि कानून के लागू ना होने से? क्या इस तरह की भी कोई बात हुई है? नहीं, लागू ना होने से तो सभी किसानों का नुकसान हुआ है, छोटा हो, बड़ा हो, सीमांत हो, सभी किसानों का नुकसान हुआ है। क्योंकि जब भी किसानों के फसलों को दाम मिलने का अवसर आता है तो गवर्नमेंट इंटरवीन करके दाम गिरा देती है, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट लगा देती है, फॉरेन ट्रेड एक्ट लगा देती है। हमारा कहना है कि ये हमारे अधिकारों का दमन करने वाले कानून हटा दो, बस हमें बाकी और कुछ नहीं चाहिए। आप एमएसपी भी कानूनन कर दो, लेकिन अगर ये रेगुलेशन रहेंगे और आप एमएसपी कानून करेंगे तो और मरेगा किसान। तो अगर इसके बाद रेगुलेशंस हटने के बाद अगर हमें गारंटी है कि एक्सपोर्ट बैन नहीं लगेगा, गारंटी है कि स्टॉक लिमिट नहीं लगेंगे, तो फिर हमारे दाम एमएसपी के दुगना रहेंगे। आज 1650 एमएसपी है गेहूँ की और हमें दाम मिल रहा है 2500 रुपया। तो ये अच्छा है ना। सोयाबीन का एमएसपी है 6045 रुपया और हमें मिल रहे हैं 8500 9000 रुपया। कपास का एमएसपी है 6000 रुपया, हमें मिल रहा है 10,000 रुपया। एमएसपी चाहिए, हमें अच्छा दाम चाहिए, ये किसानों को तय करने दो। राकेश जी, नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी की बात अनिल घनवत जी भी कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि सुनो, अरे एमएसपी मिल कहाँ रहा है? अगर अब की बार मिल रहा है गेहूं पे मिलेगा तो यूक्रेन और रूस से उससे मिलेगा। पहले अगर सरसों पे मिला है तो वहां की पाम ऑयल की फसल बर्बाद हुई। ये कोई सरकार की पॉलिसी से नहीं मिला, पूरा किसान बर्बाद है। और हम तो कह रहे हैं कि एमएसपी आप पहले एमएसपी को दे दो, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करवा दो आप पहले। और इसमें छोटा किसान भी बर्बाद होता है। देश में तो छोटा ही किसान है, बड़ा किसान है कहाँ? ये किसान को भी बांटने की एक साजिश रची जा रही है, ये छोटा और बड़े किसान को आप बांट दो। राकेश जी कहा तो यही क्या कि जो किसान आंदोलन जो था उसमें एक तरह से अलग भी किसानों को करने की कोशिश की गई। जो कृषि कानून थे उसमें छोटे किसानों को ही फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई थी, यही इस कमेटी की रिपोर्ट में भी कहा गया, यही अनिल घनवत जी भी कह रहे हैं। किसान को बांटने की एक बड़ी साजिश चल रही है कि छोटा और किसान को भी बांट दो, छोटे और बड़े किसान में बांट दो। अभी राजनीति की राकेश दे दो ना, बिहार तो बर्बाद हो गया ना पूरा। किसने राजनीति बिहार में क्या एमएसपी मिल रही है? क्या मंडियां हैं? मंडी खत्म करने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है। क्या मध्य प्रदेश की 182 मंडी बेची नहीं जा रही? क्या उसकी खाली जमीन में कि उसमें एग्रीवेस्ट इंडस्ट्रीज के नाम पे उसको जमीनों को नहीं दिया जा रहा उसकी? ठीक है राकेश जी, इसका जवाब अनिल जी से जान लेते हैं। गौरव, क्या अनिल जी से ये पूछने की कोशिश कीजिए कि जो कृषि कानून है क्या ये मंडी सिस्टम को खत्म करने के लिए था? क्योंकि जो रिसर्च हुई, जो तमाम बातें हुई, क्या ये एक तरह से खत्म करने के लिए था? मैं राकेश जी से सीधा सवाल अनिल जी से सीधा सवाल करूंगी, क्योंकि अब राकेश जी ने भी बड़ी बात कही है कि जो ये कृषि कानून था ये तो मंडी सिस्टम खत्म करने के लिए था। अनिल जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो राकेश जी के सवाल का प्लीज थोड़ा जवाब दीजिएगा। हाँ, नहीं, इसमें मंडी सिस्टम खत्म करने की कहाँ बात थी? ये जो हमारे महाराष्ट्र में और 21 राज्यों में जी 2006 से 2009 तक फल फूल सब्जियां ये कृषि मंडियों के बाहर बिक रहे हैं। और कहा मंडी के, आज भी पुणे की मंडी में जाओ, मुंबई की मंडी में जाओ, वो पूरा खचाखच भरा हुआ है सब्जी फलों से। तो ये मंडी सिस्टम नहीं बंद हो सकती।
और जो भी किसान है उनको अगर दूसरा पर्याय मिल जाता है, अगर कोई विकल्प मिल जाता है बेचने के लिए, तो उनको अवसर क्यों नहीं दिया जाए, ये हमारा कहना है। ये मंडी तो रहेगी और हमें ये कहना है कि अगर कंपटीशन होगा तो ये मंडी सुधरेगी, वहाँ जो लूट हो रही है किसानों की वो बंद हो जाएगी। अनिल जी, वहाँ जो फैसिलिटीज होनी चाहिए किसानों के लिए वो किसान होनी नेता चाहिए। भी मौजूद हैं। आपने देखा होगा लगातार आंदोलन में वो रहे हैं, चाहे बात गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर पर लगातार किसान आंदोलन का नेतृत्व करते रखे हैं। उनका कहना है कि ये जो कृषि कानून है वो किसानों को खत्म करने का था, उन्हें सीमित करने के लिए था, मंडी सिस्टम खत्म करने के लिए था, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए था। वो भी आपको सुन रहे हैं। नहीं, वो तो बिल्कुल गलत तरीके से उन्होंने कानूनों को समझा है। इसमें कहीं भी मंडी सिस्टम खत्म करने की बात नहीं की गई थी, बस किसानों को मंडी से आज़ादी देने की बात कही थी। इसमें कहीं भी एमएसपी खत्म करने की बात नहीं की गई थी। इसमें कहीं भी किसानों की ज़मीन हथिया जाएगी ऐसा प्रावधान नहीं था, बल्कि इसमें एक क्लॉज तो ये था कि कुछ भी हो, किसान के ऊपर कितना भी पैसा बकाया हो, किसानों की ज़मीन नहीं ली जा सकते, ऐसा कानून में एक इसमें एक कलम था इसमें। तो ये सब गलत तरीके से उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया है कानूनों का, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम ये कह रहे हैं कि मंडियां खत्म कैसे होती है। मध्य प्रदेश में आप जानकारी करो 182 मंडी, उनकी आमदनी कम हुई, पूरे देश की मंडियों की आमदनी कम हुई, क्योंकि फसल आज भी बहुत जगह बाहर बिक रही है। बाहर बिकेगी तो मंडी में टैक्स नहीं जाएगा, मंडी में टैक्स नहीं जाएगा तो मंडी को के उठाने के लिए, मंडी को प्रमोट करने के लिए उनकी जमीन नहीं बेच दो। ये एक षड्यंत्र है पूर्ण रूप से। बिहार में क्या हो रहा है, बिहार में तो यही तो हुआ है ना कि मंडियां, वहां पे सिस्टम खत्म हो गया, मंडी भाव नहीं देता। ये भी आप समझ लो कि मंडियां भाव नहीं देता। मंडी एक प्लेटफार्म है और आप बगैर ट्रेन के प्लेटफार्म के उसके ट्रेन को रोक सकते हो क्या? लेकिन राकेश जी, यही बात जब प्रधानमंत्री ने भी कही थी जब ये कृषि कानून वापस लिए गए कि शायद किसानों को ये जो कानून है वो समझा नहीं पाए, किसान समझ नहीं पाए। अनिल जी, मैं चाहूंगी अगर राकेश जी को भी आप समझाएं, क्योंकि भाई बड़े किसान नेता बन गए हैं, अगर आप उन्हें समझा पाए कि आखिर क्या था इस कृषि कानून में, किस बात का विरोध कर रहे थे। नहीं तो विरोध क्यों नहीं करेंगे मैडम? मैं एक ये राकेश जी से मैं एक पूछना चाहता हूँ कि जहाँ मंडियाँ बंद हो गई है वहाँ किसानों का माल कहाँ जा रहा है? वो तो बिक रहा है ना। आप मंडियों के नेता हो या किसानों के नेता हो, किसान मंडिया नहीं, वो तो क्या सड़ रहा है क्या? नहीं, अरे बिकने मंडिया नहीं, मंडी जहाँ खत्म होगी, एक सुनिए राकेश जी, अगर मंडी बंद हो गई, मंडी बंद हो गई तो फिर किसानों का माल कहाँ जा रहा है? वो तो बिक रहा है ना, किसानों का कहीं ना कहीं बिक रहा है। किसानों को ज्यादा पैसा मिल रहा है बाहर, इसीलिए तो मंडी के बाहर बेच रहे हैं। बिहार में 800 रुपए में पेड़ी खरीदी जाती है, वहाँ ज्यादा मिल रहा है। हाँ, जो पूर्वांचल के जगह है वहाँ पे 1200 रुपए में खरीदी जाती है, ज्यादा मिल रहा है। नहीं, आप मध्य प्रदेश के डबरा की मंडी में जाओ। नहीं, मैं मध्य प्रदेश के डबरा की मंडी में गया था, वहाँ पर दुगना दाम मिल रहा है, एमएसपी से ज्यादा दुगना दाम मिल रहा है। वो एमपी की सबसे बड़ी मंडी है, आप देख लो उनका रिकॉर्ड। तो वहाँ पे 800 में नहीं बिक रहा है, वहाँ तो 3,000 से भी बिक रहा है। तो लोगों को तय करने दो, किसानों को तय करने दो उनको कहाँ बेचना है। हाँ, आप डबरा की मंडी में जाओ, देखो उनके रिकॉर्ड्स। सब जगह जाते हैं हम, पूरे देश की मंडियों में जाते हैं, पूरे उसमें जाते हैं। खरीदता कौन है इनको? नहीं, देख लीजिए राकेश जी, हमें सिर्फ जगह बता दो ना, हम किसानों के नेता है। ये मंडी करोगे, मंडियों को जिंदा रखने के लिए, मंडियों को जिंदा रखने के लिए हम किसानों की लूट नहीं होने दे सकते। आप मंडी भी रखो और बाहर का भी व्यापार रहने दो। अगर बिग बास्केट वाला और ये सैलून में बिल्कुल सीधा जो बड़ी बड़ी काफी प्राइवेट मंडियां खुल चुके हैं, भेजने का काम करो। प्राइवेट मंडियां खुल चुके हैं और प्राइवेट मंडियों में किसानों को अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, अच्छी सर्विस मिल रहे हैं, अच्छे दाम मिल रहे हैं।
नहीं तो वहाँ क्यों नहीं जाए? अच्छे दाम क्यों? देश को बिग बास्केट जैसी कंपनी आए, मदर डेयरी जैसी, देश को बचाने का काम कर रहे हो आप लोग। मदर डेयरी जैसी कंपनियां आए, बिग बास्केट जैसी कंपनियां आए, वो अच्छे दाम दे के खरीद रही है, उनको वहां से कोई मार्केट सेस नहीं देना पड़ रहा है, उनके घर के नजदीक वो उनको सब मिल रहा है। तो क्यों ना किसान इसका फायदा उठाए? उनको ये जबरदस्ती क्यों है कि वो मंडी में ही बेचे? और वहाँ पे हमारी राकेश टिकैत जी और अनिल घनवट जी तो उस पूरी कमेटी का सदस्य थे। हम कहा कह रहे हैं कि ये भी कहा गया है कि आधे से ज्यादा 85% किसान और किसान संगठन चाहते थे कि ये जो कानून हो वो लागू हो, क्योंकि वो समझ रहे थे कि इसमें उनका फायदा है। क्यों झूठ बोल रहे हो टीवी पे बैठ के? मतलब 80% लोग चाह रहे कि देश में कानून लागू हो जाए। राकेश जी, हमारा जो कमेटी, हमारे सुनिए, कर्नाटक की सरकारें इसको वापस नहीं लेना चाहती। सुनिए नहीं, हम तो इसको लागू करेंगे। अब ये स्टेट में छोड़ रहे हैं ना कि स्टेट अपने यहाँ पे लागू करे इनको। वो तो राजनीति करेंगे, वो तो राजनीति के लिए कहे। हमारे महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, ये बिल उन्होंने लाने की कोशिश की थी, तब बीजेपी ने विरोध किया। अब बीजेपी में ना आए तो हमारे महाराष्ट्र की सरकार विरोध ही करेगी। इस राजनीतियों के झगड़े में किसान मर रहा है, ये बात सोच लीजिए आप। किसान तो मर रहा है ना, तो किसान तो अपने भाई अपना फायदा देखा किसान को। और आप ये जो कह रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं ना कि मैं झूठ बोल रहा हूं, हमारे कमेटी के टोटल कामकाज का एक मिनट का वीडियो रिकॉर्डिंग है सरकार के पास, वो देख लीजिए। हर एक फार्मर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या लिखा है वो उसमें वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है। वो हम झूठ नहीं बोल सकते। जो ईमेल्स आए हैं 19,000 रिस्पॉन्सेस आए हैं। आपको उस रिपोर्ट पे भी भरोसा नहीं है? 19,000 से ज्यादा रिस्पॉन्सेस आए हैं। क्या नहीं है भाई? रिपोर्ट क्या नहीं, हमको पता था रिपोर्ट आने से पहले। आपको रिपोर्ट आने के पहले पता था? पता है, हमने, आप हमारे वो देख लो ना इंटरव्यू, हमने बताया था कि रिपोर्ट ये आएगी, तो वही रिपोर्ट आई। क्यों नहीं पता भाई? जो जिस जहाँ का स्टूडेंट होगा तो वही तो देगा, उसमें पेपर भी तो वही देगा। ये जहाँ के पढ़े लिखे हैं, ये जोन सी बात करते हैं। राकेश जी, मैं अकेला नहीं, पूरे भारत के किसान संगठन है उसमें, पूरे भारत के, सिर्फ पंजाब और हरियाणा के नहीं, पूरे भारत के किसान, आगे मेघालय से लोग आए थे, केरला से है, तमिलनाडु से, सभी प्रांतों से है, जम्मू कश्मीर से भी किसान संगठनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और उन्होंने कही हुई बात है। और ये सिर्फ किसान नहीं है, जो किसान के साथ कारोबार करते हैं, डीलर से, ट्रेडर से, एक्सपोर्टर से, मिलर से, जिनर से, सभी लोगों की मिला के राय बनी है और ये रिपोर्ट तैयार हो गई है। सिर्फ किसान नहीं है और सिर्फ 2 राज्यों के किसानों के नहीं है, और उन किसानों को जिनको बहला फुसला के गलत चीजें बता के और रास्ते पे बिठाया गया था, सड़कों पे बिठाया गया था, ये नहीं है, ये तो पूरे देश का कहना है, पूरे देश के किसानों का कहना है, देश के कारोबारियों का कहना है। राकेश इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे, उनका उनसे दोबारा साथी, वरिष्ठ साथी अमित कुमार भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अमित, राकेश टिकैत को ना कमेटी की रिपोर्ट पे भरोसा है, उनका कहना है कि भाई मुझे तो पहले ही पता था कि यही होने वाला और यही मैंने पहले भी कहा। नहीं, यही मैं उनसे एक सवाल पूछने वाला था, हालांकि वो चले गए हैं। यही सवाल पूछने वाला था कि जो आप बार बार वो टिकैत साहब ये कह रहे थे कि किसानों के हित की बात है, तो फिर सिर्फ हरियाणा, पंजाब या फिर वेस्टर्न यूपी के जो कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो पूरे देश के किसान इनके साथ क्यों नहीं आए? ये एक बड़ा सवाल था। हालांकि वो चले गए, मैं उनसे जरूर पूछता। हालांकि धनवट जी से भी बात करूंगा कि जब वो रिपोर्ट बना रहे थे, अनिल जी, जब आपने रिपोर्ट बनाया, बहुत सारे कमेटी को शामिल किया इसमें, तो उस वक्त ये सारी चीजें जो है, जो अलग अलग जगहों के जो किसान थे, क्या उनसे भी आपकी बात हुई कि सिर्फ पंजाब हरियाणा इन लोगों से ही बात हुई थी आपकी? नहीं, हमने तो पूरे देश के किसान नेताओं से बात की है, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग है टोटल हमारे पास। और पंजाब हरियाणा के ये संयुक्त किसान मोर्चा के नेता उस मीटिंग में नहीं आए, कमेटी के सामने नहीं आए। हमने बार बार उन्हें विनती की थी कि आप आ जाओ, आपका जो भी कहना है हमारे सामने रखो, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। नहीं,
जी बिल्कुल, और ये मुझे तो ऐसा लगता है अनिल जी और अमित जी की चिट भी मेरी पट भी मेरी की स्थिति में यहाँ पर राकेश टिकैत नजर आ रहे थे। हालांकि सवाल से बचे और उन्होंने फोन भी अब कट कर दिया है। अनिल घनवट जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अमित, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन कुल मिलाकर ये कि जिस तरह से कृषि कानूनों को लेकर जो कमेटी बनाई गई, उस रिपोर्ट के अनुसार 85% किसान संगठन और 85% किसान ये चाहते थे कि जो कृषि कानून है वो लागू हो, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति जमकर हुई और उसका नतीजा हम सबके सामने है। यहाँ